गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज यूनिट सेकंड में आज हम जानेंगे मेथड्स ऑफ रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस अर्थात धार्मिक व नैतिक शिक्षा की विधियाँ। धार्मिक और नैतिक शिक्षा की विधियों के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए शिक्षा आयोग एजुकेशन कमीशन ने लिखा है कि हमारा विश्वास है कि यह प्रत्यक्ष शिक्षा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियों से दी जानी चाहिए। हम प्रत्यक्ष प्रभाव के कार्य को अधिक महत्व देते हैं। हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों पर निम्नलिखित पंक्तियों में दृष्टिपात कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष विधियाँ कि प्रत्यक्ष विधियाँ किस प्रकार से समझाई गई हैं। धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने के लिए प्रत्यक्ष विधियाँ निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं, जिसमें नंबर 1 समय तालिका में धार्मिक और नैतिक शिक्षा के लिए निर्धारित घंटे जिसको कहा गया है एजुकेशन कमीशन शिक्षक द्वारा छात्रों को धार्मिक और नैतिक कहानियों घटनाओं पौराणिक कथाओं आदि को सुनाया जाना चाहिए। मुहिद्दीन शिक्षक द्वारा छात्रों को धार्मिक नैतिक और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कहा है एजुकेशन कमीशन ने। और इसके बाद शिक्षक द्वारा छात्रों को महान धार्मिक और सामाजिक नेताओं की जीवनियों और आत्म कथाओं को सुनाया जाना चाहिए। इसको बताया है मुहिद्दीन ने। छात्रों द्वारा नैतिक पुस्तकों के बारे में, धार्मिक ग्रंथों के बारे में, धार्मिक समस्याओं के बारे में और उनका तुलनात्मक अध्ययन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन छात्रों और शिक्षक से धार्मिक और नैतिक विषयों पर विचार विमर्श और छात्रों द्वारा प्रश्न पूछा जाना मुहिद्दीन के द्वारा और किसी धार्मिक और नैतिक सिद्धांत के विषय में छात्र के मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न होने पर शिक्षक द्वारा परामर्श और उसका निवारण किया जाना चाहिए। मुहिद्दीन के द्वारा और खेल कार्य आदि के समय छात्रों के समक्ष उत्पन्न होने वाली नैतिक समस्याओं के संबंध में शिक्षक द्वारा उनका पथ प्रदर्शन किया जाए। मुहिद्दीन के द्वारा। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है इनडायरेक्ट मेथड अर्थात अप्रत्यक्ष विधियाँ। धार्मिक और नैतिक शिक्षा की अप्रत्यक्ष विधियाँ निम्नलिखित हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है मौन चिंतन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में साइलेंट मेडिटेशन कहते हैं। साइलेंट मेडिटेशन मौन चिंतन के अंतर्गत राधा कृष्ण आयोग का कथन है कि सब शिक्षा संस्थाओं का कार्य कुछ मिनट के मौन चिंतन के बाद आरंभ होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया है मॉर्निंग असेंबली अर्थात प्रातःकालीन सभा। प्रातःकालीन सभा में बताया है कि अनेक शिक्षाविदों का विचार है कि विद्यालय का कार्य आरंभ होने से पूर्व प्रातःकालीन सभा का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रातःकालीन सभा में विद्यालय के सब छात्र छात्राएं सामूहिक रूप से
उपासना करने के लिए एकत्र होने चाहिए। उपासना के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे मौन प्रार्थना, धार्मिक संगीतमय प्रार्थना, किसी धार्मिक गीत का गायन या किसी श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ को पढ़कर सुनाया जाना। प्रातःकालीन सभा की उपयोगिता बताते हुए हुमायूं कबीर ने लिखा है कि दैनिक सभा सम्मिलित उपासना या महान ग्रंथों के वाचन द्वारा छात्रों को जीवन के कुछ उच्चतम मूल्यों के संपर्क में आने और मानवीय आदर्शों एवं महत्वाकांक्षाओं की मूलभूत एकता को समझने का अवसर देती है। थर्ड पॉइंट हमारा इसी में आता है, रिलीजियस सेलिब्रेशन अर्थात धार्मिक समारोह। सभी विद्यालयों में महान धार्मिक प्रवर्तकों के जन्मोत्सव और सभी धर्मों के धार्मिक उत्सव मनाए जाने चाहिए। इन अवसरों पर विभिन्न धर्मों के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर व्याख्या और उपदेश दिए जाने चाहिए। इन उत्सवों का महत्व पर प्रकाश डालते हुए सुल्तान मुहिउद्दीन ने लिखा है कि ये उत्सव धार्मिक भावना को प्रोत्साहित करने और जीवित रखने एवं धार्मिक वातावरण का निर्माण करने में सहायता देते हैं। अर्थात जो हमारा धार्मिक समारोह है उसमें विद्यालय में महान प्रवर्तकों के जन्मोत्सव मनाए जाने चाहिए, जिससे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को उन धर्म प्रवर्तकों के बारे में, धर्मों के बारे में, धार्मिक उत्सव मनाने से उनके बारे में उन्हें जानकारी मिल जाएगी और उस पर व्याख्यान और उपदेश होने से बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट हमारा आता है, कोऑपरेटिव लाइफ ऑफ स्कूल, विद्यालय का सामुदायिक जीवन। विद्यालय के सामुदायिक जीवन को धार्मिक और विशेष रूप से नैतिक शिक्षा देने का महत्वपूर्ण साधन बनाया जा सकता है। शिक्षक और छात्र को एवं एक छात्र और दूसरे छात्र को अपने पारस्परिक संबंधों, नैतिक नियमों का प्रयोग करने और सीखने का सुनहरा अवसर मिलता है। खेल के मैदान में भी ये अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में शिष्ट आचरण करना यानी कि प्लेइंग द गेम एक अति श्रेष्ठ मानव का गुण है। छात्रों में इस गुण को विद्यालय में ही उत्पन्न कर सकता है। शिक्षा शास्त्री रॉस के अनुसार ऐसा विद्यालय पर्वत के शिखर पर मौजूद प्रकाश की तरह होगा, जिसे छिपाया नहीं जा सकता है। क्योंकि विद्यालय में इस प्रकार के प्रयोग होने चाहिए जो जीवन को धार्मिक रूप से नैतिक शिक्षा के बारे में विद्यार्थी को बताएं, जिससे विद्यार्थियों में पारस्परिक संबंधों और नैतिकता के बारे में ज्ञान होगा। अगला पॉइंट हमारा आता है ग्रुप वर्क अर्थात सामूहिक कार्य। शिक्षा आयोग ने शिक्षा में धार्मिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के सामूहिक कार्यों का सुझाव दिया है, जैसे समाज सेवा करना,
कार्य अनुभव करना, वर्क एक्सपीरियंस, सामूहिक खेलकूद करना। पाश्चात्य देशों में इस प्रकार के सामूहिक कार्य बहुत लाभप्रद सिद्ध हुए हैं। अमेरिका का उदाहरण देते हुए रोसेफ ने लिखा है कि अध्ययनों से ज्ञात होता है कि समूह में ही हमारे धार्मिक मूल्यों, दृष्टिकोणों और आदर्शों का सर्वोत्तम प्रकार से विकास होता है। रूस में जहां चर्च और धर्म का उन्मूलन कर दिया गया है, सामूहिक कार्य का प्रयोग छात्रों की नैतिक शिक्षा के लिए किया जाता है। राजा रॉयल सिंह के अनुसार आचरण के वांछनीय लक्ष्यों का विकास करने के लिए सामूहिक कार्य को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है रूल्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, अर्थात विद्यालय बालकों के लिए नियम। राजा रायसिंह ने लिखा है कि रूस में नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है बालकों में प्रेम, देश प्रेम, अनुशासन, संगठन और ईमानदारी की भावना एवं कार्य एवं सार्वजनिक संपत्ति के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालयों में बालकों के नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से बालकों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का पूर्ण विकास हो जाता है। साथ ही उनके कार्य और विचार समाज की मांगों के अनुकूल बन जाते हैं। भारत में इसी प्रकार के नियमों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। अगला पॉइंट आपका आता है सजेशंस एंड इम्प्रेशन, सुझाव और प्रेरणा। बालकों के मस्तिष्क में धार्मिक और नैतिक आदर्शों का समावेश बलपूर्वक या आदेश द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए शिक्षक उन्हें सुझाव और प्रेरणा देनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है विद्यालय का वातावरण, एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल। धार्मिक और नैतिक विकास के अभाव में बालक का बौद्धिक विकास अर्थहीन है। अतः बौद्धिक विकास के साथ साथ उसका धार्मिक और नैतिक विकास भी किया जाना आवश्यक है। उसका ये विकास पाठों और शिक्षा देकर नहीं किया जा सकता। ये तभी संभव है जब विद्यालय का संपूर्ण वातावरण इस प्रकार का हो कि बालक को अपनी नैतिक उन्नति के लिए धार्मिक बल प्रदान प्राप्त हो। इतने पर भी युगों के अंत और परिवर्तन, साम्राज्यों का उत्थान और पतन, आयतों के आगमन और प्रस्थान के बावजूद हमारे जीवन में धार्मिक और नैतिक प्रभाव में सैकड़ों वर्षवाद की कोई विशेष भिन्नता नहीं आई है। भला ये तभी कर सकती है जब धार्मिक और नैतिकता को अपना अभिन्न अंग बनाए, विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इनका गौरवपूर्ण पद प्रदान करें और सब विषयों के शिक्षकों का इनका सह संबंध स्थापित करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।